प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 16 जो कि आपका है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो में इसके कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो एकदम सीक्वेंस से सहज, सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट सारे चीज आपको बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एथेनोइक अम्ल का औद्योगिक निर्माण। तो देखिए, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि एथेनोइक अम्ल क्या होता है। आप इसके पहले की वीडियो अगर आप देखे हैं हमारी, तो उसमें देखिए जो आपको बताया गया था क्रियात्मक समूह, तो एक क्रियात्मक समूह उसमें बताया गया था आपको COOH, जो कि इसका संरचना सूत्र इस प्रकार से होता है कि 2 बांड से आपका O जुड़ा होता है और 1 से H जुड़ा होता है और 1 बांड यहां हो। जब कभी भी आपका किसी एल्किल समूह के साथ COOH क्रियात्मक समूह अगर उससे जुड़ता है तो उससे जो आपका जो यौगिक बनता है वह कार्बोक्सिल अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बोक्सिल अम्ल। जब कभी भी किसी भी एल्किल समूह के साथ, जैसे एल्किल समूह क्या है? एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब क्या है? एल्किल समूह है। इनके साथ जब आपका COOH क्रियात्मक समूह जुड़ता है तो इससे जो बनता है उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिल अम्ल, और इसको हम कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। इस पूरे को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल समूह। तो ये जब किसी एल्किल समूह के साथ जुड़ता है तो हमारा क्या बनता है? कार्बोक्सिल अम्ल। अब उसी की एक प्रक्रिया है एथेनोइक अम्ल। अब देखिए, जब कभी भी ये आपका COOH समूह जुड़ता है क्रियात्मक समूह, तो उसके नामकरण में हम क्या लगाते हैं? उसके नामकरण के अंत में ओइक अम्ल जोड़ते हैं। तो देखिए, यहां से जैसा कि नाम से स्पष्ट है एथेनोइक अम्ल। अगर हम इसको एथेनोइक अम्ल को 2 भागों में अगर बांटें तो पहला आपका होगा एथेन धन ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, एथेन धन ओइक अम्ल। अब देखिए, एथेन क्या है? एथेन, मेथ, एथ। देखिए, इसका मतलब ओइक अम्ल का मतलब क्या है कि ये वाला समूह आपका है COOH, तो ये आपका हो गया COOH। और एथेन, एथेन के लिए देखिए 2 कार्बन चाहिए, जिसमें से 1 कार्बन इसमें उपस्थित है, तो 1 कार्बन हम और ले लेंगे CH3, जो कि CH किसके साथ होगा? C, क्योंकि इस कार्बन के लिए देखिए यहां पे 1 कार्बन उपस्थित है जिसमें आपका COOH जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन की संयोजकता 4 चाहिए पूरा करने के लिए, तो एक तो है 1 बॉन्ड और 1 आपका यहां हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, यानी कुल 3 हाइड्रोजन इसके पास जुड़ेंगे और 1 आपका क्रियात्मक समूह COOH जुड़ेगा। अब देखिए, इसमें 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हम लेते हैं एथ या एथेन लेते हैं। 2 कार्बन के लिए क्या लेते हैं? एथेन। और इसके साथ कौन सा आपका समूह जुड़ा है? ओइक अम्ल, कार्बोक्सिल अम्ल वाला समूह जुड़ा है। तो इसमें देखिए आपका COOH क्रियात्मक समूह जुड़ा है, और जब कभी COOH क्रियात्मक समूह जुड़ता है तो क्या बनता है? आपका कार्बोक्सिल अम्ल बनता है। और इसके नामकरण में हम क्या जोड़ देते हैं? ओइक अम्ल। क्या जोड़ दिया जाता है? ओइक अम्ल। तो देखिए, ये आपका एथेन धन ओइक अम्ल, तो एथेन और ओइक को मिला देंगे तो ये आपका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? ये एथेनोइक अम्ल। तो ये आपका रहा थोड़ा सा परिचय एथेनोइक अम्ल के बारे में। अब देखिए, मैं इसके बारे में, इसके औद्योगिक निर्माण, इसका मतलब उद्योग में निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में आइए हम अब देखिए। यहां हमारे पास एक लकड़ी का इतना बड़ा सा एक पात्र होता है। इस तरह का एक बड़ा सा हम पात्र ले लेते हैं जो किसका बना होता है? लकड़ी का। अब लकड़ी का एक बड़ा हमारे पास इस प्रकार से बना पात्र होता है जिसमें देखिए वायु जाने के लिए छिद्र होते हैं। जिस बर्तन में एक लकड़ी का हमारे पास क्या होता है? बड़ा सा पात्र होता है, उसमें वायु जाने के लिए छिद्र बने होते हैं। अब वहां पे हम क्या करते हैं? इसी बर्तन में कुछ लकड़ी के छीलन को, देखिए यह प्रक्रिया भी किसके द्वारा कराई जाती है? एल्कोहल का किण्वन विधि द्वारा। जैसे हम लोग एथेनॉल बनने की जो अभिक्रिया इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, उसमें क्या करते थे? हम किण्वन कराते थे, किण्वन विधि द्वारा एथेनॉल बनने की अभिक्रिया कराते थे। ठीक उसी प्रकार यहां भी क्या होता है? किण्वन विधि द्वारा ही यह क्रिया होती है। तो इसमें देखिए कि होता क्या है कि एक लकड़ी का बड़ा पात्र बना होता है, उसमें वायु जाने के लिए, अंदर वायु जाने के लिए बड़े बड़े छिद्र छोड़े गए होते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं? लकड़ी के छीलन को उसके उस पात्र में इकट्ठा करके मतलब रख देते हैं उसमें। अब इसमें देखिए आपके
और इसमें आपका छिद्र युक्त प्लेट भी लगी होती है, जिसमें से हम क्या करते हैं 10% एथेनॉल, 10% एथेनॉल, जिसे हम लोग इसके पिछले वीडियो में बना चुके हैं। 10% एथेनॉल का मतलब क्या है कि 100 ml पानी में 100 ml पानी में हम 10 ml क्या करते हैं, एथेनॉल यानी C2H5OH को मिलाते हैं। 100 ml पानी में 10 ml C2H5OH को मिलाते हैं, तो वह कहलाता है 10% एथेनॉल। तो 10% एथेनॉल को हम क्या करते हैं, इस पाइप के सहारे अंदर क्या करते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, उसको निरंतर हम डालते हैं, जो कि ये आपका छिद्र युक्त प्लेट है, उनकी सहायता से यह धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है और यहाँ पे आकर के किण्वन वृद्धि करता है। किण्वन प्रक्रिया, अंदर में आकर के क्या होता है, किण्वन प्रक्रिया होती है, और ये जो जाली लगी है इसके सहायता से छन करके लास्ट में हमारा ये सिरका के रूप में, जो आपका एथेनोइक अम्ल है वह सिरका के रूप में इसके तली में इकट्ठा हो जाता है, जिसमें हम एक नल लगाए होते हैं, नल के सहारे हम इस सिरका को इकट्ठा कर लेते हैं, और ये जो हमारा बन रहा है ये आपका है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो देखिए इसमें से हमारा ये जो सिरका के रूप में आपका एथेनोइक अम्ल क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। देखिए ऐसा अम्ल, ऐसा एथेनोइक अम्ल जिसमें क्या हो 100% यानी किसी भी और कोई भी और पदार्थ न मिला हो, 100% जब एथेनोइक अम्ल होता है आपका एथेनोइक अम्ल 100% एथेनोइक अम्ल होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता, तो इसे हम कहते हैं ग्लेसल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल कहा जाता है इसे। देखिए फिर से एक बार कि यदि हमारा जो यहाँ पे सिरका जो निकल रहा है, जो आपका एथेनोइक अम्ल बन रहा है, किससे, एथेनॉल के किण्वन विधि से। एथेनॉल का यहाँ पर किण्वन हो रहा है, लकड़ी के छेलन में एथेनॉल मिलता है, जिसमें वह किण्वन होता है यानी कुछ सड़ता है, और उससे क्या होता है कि धीरे धीरे सीपेज करके यहाँ पे हमारा इकट्ठा हो जाता है आपका सिरका के रूप में एथेनोइक अम्ल। अब यदि आपके पास ऐसा एथेनोइक अम्ल है जिसमें पानी की कोई मात्रा नहीं है, यानी एकदम ड्राई है, सूखा हुआ है, तो वह क्या कहलाएगा आपका, वह कहलाएगा ग्लेसल एसिटिक अम्ल। देखिए जो आपका 100% एथेनोइक अम्ल होता है उसका जो क्वथनांक होता है वह होता है 118 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीज आपको याद रखने योग्य है कि जो आपका 100% एथेनोइक अम्ल होता है वह क्या कहलाता है, ग्लेसल एसिटिक अम्ल। इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जितनी बार आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उतना ही अच्छे से आपको याद होगा। तो यहां पे एक आपका ग्लेसल एसिटिक अम्ल बनता है और जिसका आपका गलनांक होता है 118 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए अंतिम में हम ये कैसे पता करेंगे कि ये आपका एथेनोइक अम्ल बन करके तैयार है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो सिरका है, मतलब जो अंतिम में इसका अवक्षेप नीचे आ गया है, उसमें हम किसी भी धातु का कार्बोनेट, जैसे आपका हम ले लेते हैं NaCO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इसके जगह मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोई भी धातु का कार्बोनेट हो सकता है। अगर हम धातु के कार्बोनेट को इसके सिरका में मिलाएं तो ये इसमें क्या होता है कि कुछ ही देर में तेज बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस बाहर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की ओर निकलती है। अब देखिए इसके बारे में मैंने जो भी बताया, इसकी क्रियाविधि मैंने जो भी कुछ बताया, उसका सारा कुछ अगले स्लाइड में, अभी आने वाली स्लाइड में आपको इसका सारा कुछ आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी नोट्स कॉपी में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसके गुणों को पढ़ेंगे। तो देखिए उसके अगले क्रम में एल्केनाइक अम्ल के गुणधर्मों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए यह क्या है, एल्केनाइक अम्ल है। अम्ल की जब अभिक्रिया हम किसी क्षार से कराते हैं, इसके पहले हम लोगों ने पहले पाठों में पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमेशा लवण और जल बनता है। क्या 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 बनता है, अम्ल की अभिक्रिया किसी अगर क्षार के साथ कराई जाती है तो जल और लवण बनता है, लवण और जल बनता है। यहां देखिए लवण का बनना, जो इसका पहला गुणधर्म है वह क्या है, लवण का बनना। हम जानते हैं कि जो आपका एल्केनोइक अम्ल है ये क्या है, आपका एथेनोइक अम्ल, इसको एल्केनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो ये आपका एथेनोइक अम्ल है। तो एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोक्साइड से अगर अभिक्रिया कराई जाती है तो देखिए ये लवण बनता है और जल बनता है। ये आपका क्या है, जल है, और ये आपका है सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट है।
तो जब कभी भी हम, और ये क्या है, लवण है, सोडियम एसीटेट क्या है, लवण है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, यह कैसा है, उदासीन है। ठीक है, जो जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है, वह क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। तो सबसे पहला लवण का बनना, अगर हम किसी भी अम्ल में अगर क्षार को मिला दें तो लवण और जल बनता है। उसी प्रकार से जैसे एथेनोइक अम्ल, ये एक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराते हैं तो आपका सोडियम एसीटेट CH3COONA बनता है और आपका H2O जल के रूप में बाहर निकल जाता है। अब देखिए, अगर हम इसकी अभिक्रिया, ये आपका मेथेनोइक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है। इसके लिए हम लिख लेंगे कि एथेनोइक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराने पर आपका लवण के रूप में सोडियम एसीटेट बनता है और साथ में जल बनता है। दूसरे में हम क्या लिखेंगे कि मेथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम कैल्शियम बाई, देखिए 2 है इसलिए बाई और OH है इसलिए यह क्या है, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बाई हाइड्रोक्साइड की, और यह क्या है, हाइड्रोक्साइड जुड़ा है आयन, तो इसलिए यह क्या है, क्षार है, और मेथेनोइक अम्ल ये क्या है, अम्ल है। तो इससे आपका लवण जो बना, इसे हम कहते हैं, ये आपका कैल्शियम फार्मेट है। तो कैल्शियम फार्मेट बनता है, और साथ में ये क्या बनता है, जल बनता है। और कैल्शियम फार्मेट क्या है, लवण है। कैल्शियम फार्मेट क्या है, लवण है। तो जब हम किसी भी मेथेनोइक अम्ल से अगर हम कैल्शियम बाई हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं, तो कैल्शियम फार्मेट लवण के रूप में बनता है और साथ में 2 मॉलिक्यूल में आपका जल बनता है। अगला देखते हैं, अगर हम, ये आपका क्या है, ये आपका है एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल या एल्केनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल को ही एल्केनोइक अम्ल कहा जाता है। तो ये आपका है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया देखिए, अब हम कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं, धातु कार्बोनेट के साथ। अभी हम लोगों ने इसके निर्माण में इसकी चर्चा की थी कि अगर बन गया है अगर उत्पाद आपका, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो यहां पे हम धातु के लवण मिलाते थे, ये आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अगर हम एथेनोइक अम्ल से कराते हैं तो उत्पाद में आपका वही बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो हमने बताया था वहां इसके निर्माण विधि में कि जब हम चेक करते हैं, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें अगर कोई भी धातु के कार्बोनेट मिला देते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया होती है कि तेज बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस बाहर की ओर निकलती है। उसी प्रकार से आप यहाँ एथिल एल्कोहल में यहाँ पे क्या है आपका, ये एथेनोइक अम्ल में अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाते हैं, तो यहां भी हमारा लवण बनता है, सोडियम एसीटेट, और साथ में जल बनता है और तेज बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की ओर निकलती है। अब देखिए, दूसरा नंबर जो है आपकी अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और हर बार यह अभिक्रिया परीक्षा में आती है। तो देखिए, ये क्या है, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया किसकी, एल्केनोइक अम्ल की या एथेनोइक अम्ल की। तो जब कभी भी एथेनोइक अम्ल जो है आपका, ये क्या है, एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया यह क्या है, एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है। कौन सा है, एथिल, क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथिल, एथ 2 कार्बन के लिए एथिल और OH जुड़ा हुआ है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एल्कोहल। तो जब हम एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल से कराते हैं, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसे हम एस्टर की अभिक्रिया कहते हैं, एस्टर अभिक्रिया कहते हैं, या इसको एस्टरीकरण भी कहते हैं। तो एस्टरीकरण क्यों कहते हैं, देखिए एथेनोइक अम्ल को एथिल एल्कोहल में मिलाने पर जो क्रिया होती है, देखिए यह कब मिलाया जाता है, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब इसको मिलाते हैं तो हमारा एस्टर बनता है। यह क्या है, एस्टर है, एस्टर बनता है और यह क्या बनता है, जल बनता है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एथेनोइक अम्ल में एल्कोहल मिलाने पर हमारा किसका निर्माण होता है, H2SO4 की उपस्थिति में एस्टर का निर्माण होता है और साथ में जल बनता है। तो एस्टर निर्माण की इस विधि को हम कहते हैं एस्टरीकरण। क्या कहते हैं,
करण। तो एस्टरीकरण जो अभिक्रिया जो है, एस्टरीकरण अभिक्रिया बार बार परीक्षा में पूछता है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो आप वहां पे क्या समझाएंगे कि जब हम एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल से H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा एस्टर बनता है CH3 COO CH2 CH3। यह क्या होता है? एस्टर होता है। तो एस्टर बनता है और जल बनता है, और एस्टर बनने की इस विधि को हम क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टर बनने की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम इसके अगले गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए इसका अगला गुणधर्म जो है तीसरा नंबर, धातु के साथ अभिक्रिया। कभी भी जब एल्केनोइक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का एथेनोइक अम्ल का जब कभी भी हम धातु के साथ अभिक्रिया या Na के साथ या मैग्नीशियम के साथ या सीजियम के साथ कुछ भी के साथ कराते हैं, कि धातु के साथ अभिक्रिया जब हम एल्केनोइक अम्ल को कराते हैं तो आपका वही सोडियम एसीटेट बनता है, सोडियम एसीटेट, और साथ में क्या बनता है? जल बनता है। तो कोई भी आपका एल्केनोइक अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके उसका एसीटेट बनाता है, उस धातु का एसीटेट बनाता है। सोडियम के साथ करेगा तो सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम के साथ करेगा तो मैग्नीशियम एसीटेट, सीजियम के साथ करेगा तो सीजियम एसीटेट। जिस भी धातु के साथ करेगा उसका क्या बनाएगा? एसीटेट बनाएगा। और साथ में सॉरी ये जल नहीं है, ये हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है इस अभिक्रिया के दौरान। अब देखिए, अब हम आगे चर्चा करेंगे कि इसके उपयोग क्या क्या है, एल्केनोइक अम्ल की उपयोगिता क्या है, इसका उपयोग हम कहां कहां करते हैं। तो देखिए अब एल्केनोइक अम्ल के उपयोग कहां कहां है। देखिए एल्केनोइक अम्ल का जो तनु विलयन होता है, यानी उसमें जो अगर कुछ हम जल की मात्रा में ला लें तो उससे जो प्राप्त विलयन होता है वह आपका सिरका कहलाता है। तनु विलयन का मतलब यह हुआ कि उसमें जल की मात्रा ज्यादा है, और सांद्र विलयन का मतलब यह हुआ, जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब यह हुआ कि उसमें जल की मात्रा कम है। सांद्र का मतलब होता है जल की मात्रा कम, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब यह हुआ कि उसमें जल की मात्रा कम है। और अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जहां पे लिखा है उसमें उसका मतलब यह है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा कम है और जल की मात्रा उसमें ज्यादा है। और सांद्र का मतलब कि उसमें अम्ल की मात्रा कम ज्यादा है और जल की मात्रा कम है। तो यहां तनु बोल रहा है, यानी कि इसमें जल की मात्रा अगर हम ज्यादा कर दें और अम्ल की मात्रा कम हो तो वह क्या कहलाता है? आपका सिरका कहलाता है। और इसका उपयोग हम अचार चटनी जैसे अपने घरों में जो उपयोग करते हैं तो उसके रक्षण हेतु किया जाता है, उसके बचाव हेतु किया जाता है। अगर इसके सिरका को हम थोड़ा सा अचार या चटनी में मिला देते हैं तो अचार या चटनी हमारा जो भी होता है वह जल्दी से खराब नहीं होता है। अब देखिए दूसरा हम क्या कहते हैं? एस्टरीकरण की अभिक्रिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बता रहा हूं, परीक्षा में 1 नंबर का जरूर आता है एस्टरीकरण की अभिक्रिया लिखने के लिए। तो एस्टरीकरण की अभिक्रिया लिखने के लिए एस्टरीकरण की अभिक्रिया क्या होती है कि जब कभी भी हम एल्केनोइक अम्ल में एल्कोहल की क्रिया कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो हमारा एस्टर बनता है। और एस्टर बनने की यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। आप कमेंट बॉक्स में इस चीज को लिखेंगे कि एस्टर बनने की यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है, ताकि आपको याद हो सके। दूसरा क्या है कि इसका उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है। देखिए परीक्षण के लिए तो अम्ल है तो इसका उपयोग परीक्षण के लिए हमेशा किया जाएगा। और प्रयोगशाला में परीक्षण के रूप में, देखिए प्रयोगशालाओं में बहुत सारी चीज ऐसे होती हैं जिनका परीक्षण हम अम्ल के माध्यम से करते हैं, तो इसका भी उपयोग हम प्रयोगशाला में किसी भी चीज के परीक्षण के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके उपयोग हुए। अब आगे हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में। बहुलक क्या होता है, किस प्रकार से पाया जाता है, एकदम सहज सरल और आसान भाषा में बहुलक आपको बताया जाएगा, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एथीन का आप सब सूत्र जानते हैं। एथीन का सूत्र क्या होता है? एथीन का सूत्र होता है CH2। देखिए एथीन का सूत्र जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका सूत्र होता है किसका? एथीन का। किसका सूत्र होता है? एथीन का। देखिए जब कभी भी एक एथीन के पास अगर दूसरा एथीन का अणु आता है, जैसे इसका क्या, इसका सूत्र जो आपका है C के बीच में डबल बॉन्ड होता है और ये H2 और इसके भी साथ क्या होता है? H2। अगर इसके पास कोई और CH2 मतलब एथीन आता है, यानी कि एक और आ गया CH2, H को यहां लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एक एथीन के पास जब दूसरा एथीन का अणु आता है तो देखिए
इसका बंध जो होता है यह टूट जाता है। जब कभी भी एथीन के पास एक एथीन के पास दूसरा एथीन आता है तो इसके बीच में जो डबल बॉन्ड है वह एक बंध टूट जाता है, तो एक बंध, एक कार्बन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया। ठीक उसी प्रकार इसके भी साथ वही क्रिया होती है कि इसके बीच का बंध टूट जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका भी फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी फ्री हो गया। अब होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे फ्री हो गया, यहां पे जब डबल बॉन्ड था तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी थी, लेकिन एक बॉन्ड टूट जाने के कारण इसका एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो अलग हुआ यहां हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन जो यहां अलग हुआ यहां हो गया। अब देखिए इसके बीच में होता क्या है, दो अणु आए हैं तो ये जो बांध इसका बांध है इसका बंध जो है और इसका बंध जो है ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से यह चैन बनाता है और आगे जैसे ही आते जाते हैं इसी प्रकार से बंध टूटता जाता है और एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं। यानी कि हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड जो आपका CH2 है वह यहां से बॉन्ड हटता है और उसका इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्री हो जाता है और इसके साथ n इलेक्ट्रॉन इधर भी जुड़ सकते हैं और n इलेक्ट्रॉन इधर भी जुड़ सकते हैं, यानी कि एथीन इधर भी जुड़ सकता है और एथीन इधर भी जुड़ सकता है। तो देखिए यहां पे हो क्या रहा है क्रिया, जैसे एथीन में क्या हो रहा था, और भी एथीन के अणु आकर के जुड़ रहे हैं, एथीन में और भी एथीन के अणु आकर के जुड़ रहे हैं। पहले इसका क्या था कि इसका अणु भार जो था छोटा छोटा था, इसका अणु भार क्या था, छोटा सा था, क्योंकि एक अणु था इसलिए इसका अणु भार क्या था, छोटा छोटा था। अब इसमें आकर के मान लेते हैं कि 100 अणु जुड़ गए, 50 अणु जुड़ गए, तो अब इसका अणु भार क्या हो गया, उच्च हो गया। अब अणु भार इसका क्या हो गया, उच्च हो गया। पहले क्या था, छोटा था, लेकिन कई अणुओं को आपस में जुड़ जाने के कारण, लंबी चेन बन जाने के कारण इसका अणु भार अब उच्च हो गया। तो यह आपका यह जो लंबी श्रृंखला बनी, कई अणुओं को मिलने से जो लंबी श्रृंखला यहां एथीन की बन रही है, यही आपका कहलाएगा बहुलक। क्या कहलाएगा, बहुलक। और इसके नाम के आगे जैसे आपका एथीन था, इसमें कई अणु आपके जुड़ गए, तो इसको हम लोग इसके नाम के आगे क्या लिख लेंगे, पाली धन एथीन। क्या लिख लेंगे, पाली धन एथीन। इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा पॉलीथीन। क्या हो जाएगा, पॉलीथीन। अब देखिए आइए परिभाषा पढ़िए, मैंने लिखा है परिभाषा कि उच्च अणुभार वाले ऐसे यौगिक जिनका अणुभार क्या हो, उच्च हो, ये लंबी श्रृंखला बनाते हो, तो उच्च अणुभार वाले ऐसे यौगिक जो छोटे छोटे कणों या जो छोटे छोटे यानी कम अणुभार वाले यौगिकों के संयोग से, यौगिकों को मिलने से बनते हैं, क्या कहलाते हैं, बहुलक कहलाते हैं। उच्च अणुभार वाले ऐसे यौगिक जो छोटे छोटे कम अणुभार वाले यौगिकों को जुड़ने से बनते हैं, वे क्या कहलाते हैं, बहुलक कहलाते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा है कि जिन छोटे छोटे अणुओं से बहुलक का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, एकलक कहते हैं। जिन छोटे छोटे यानी कम भार वाले यौगिकों से बहुलक का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, एकलक कहते हैं। और एकलक से जो आपका बहुलक बना, एकलक के कई अणु, ये ऐसे मतलब छोटे छोटे यौगिकों के कई अणु आकर के मिले तो आपका क्या बना, बहुलक बना। तो एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया, एकलक से बहुलक बनने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुलकीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुलकीकरण कहलाती है। और इसके नामकरण में यौगिक के नाम के आगे पॉली लगा देते हैं। तो अब देखिए पॉलीथीन आप जो मार्केट से लाते हैं वह क्या वास्तव में क्या है, एथीन है। क्या है, एथीन है। एथीन के कई अणु मिलकर के आपस में मिलकर के, देखिए इसमें हजारों अणु मिल सकते हैं, बहुत लंबी चेन इसकी जाती है। तो छोटे छोटे अणुभार वाले, छोटे छोटे यानी कम अणुभार वाले यौगिक जब मिल करके बड़े उच्च अणुभार वाले यौगिक बनाते हैं तो वह क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जैसे आपका फिर से एक बार इसके एग्जांपल को समझिए, जैसे आपका यहां क्या था, C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपका था, H आप लोग कंफ्यूज होंगे, यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे C और C के मध्य बंध बनता है, इसलिए H को मैंने इधर लिख रहा था। तो यहां पे देखिए क्या होता है कि जब इसके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 का एक अणु और आता है और इधर से भी आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 का एक अणु और आता है, तो इसके बीच में होता क्या है कि इसका बंध टूटता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस CH के फ्री हो गए, CH2 है, एक
इलेक्ट्रॉन इस CH2 के फ्री हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इस CH2 का फ्री हो गया। यहां जब ये जुड़ेगा तो इसका बंध टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया। ये जब जुड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका टूटे, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होगा। अब देखिए जहां पे ये आपस में बंध हैं वे आपस में जुड़ जाएंगे, ये बंध और ये बंध आपस में जुड़ जाएंगे और ऐसे ही क्या होगा आपका बंध जुड़ते जाएंगे। कितने तक जुड़ेंगे? n तक। बहुत ही लंबी चेन बन जाती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इधर जितना चाहे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 जुड़ सकता है, CH2 अब यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, CH2 जुड़ सकता है और इधर भी आपका जुड़ सकता है, यानी कुल कितने CH2 जुड़ सकते हैं? n। जहां पे n क्या है? एकलक परमाणुओं की संख्या है, एकलक की क्या है? संख्या है। तो इस प्रकार से आपके बहुलक का निर्माण होता है और ये आपका रहा पॉलीथीन। और इसके नामकरण के आगे जैसे एथीन के आगे हम क्या लगा देते हैं? एथीन के आगे हम क्या लगा देते हैं? पॉली। तो ये आपका पॉली धन एथीन यानी कि क्या हो गया? पॉलीथीन। तो अब देखिए ये यहां पॉली शब्द क्यों आया? देखिए बहुलक की जो अंग्रेजी होती है वो होती है POLYMER, पॉलीमर। तो पॉली का मतलब यहां होता है, पॉली आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से। तो पॉली का मतलब होता है मेनी का मतलब बहुत से, और मर का मतलब होता है इकाई। मर का मतलब क्या होता है? इकाई या यूनिट। मर का मतलब यहाँ पे क्या है? यूनिट। और पॉली का मतलब हुआ मेनी, यानी बहुत से यूनिट, बहुत से छोटे छोटे इकाई मिल करके क्या बनाते हैं? आपका पॉलीमर। और इसी नाम की वजह से यहाँ से पॉली क्या होता है? इसके नाम के आगे जुड़ता है। तो ये आपका पॉलीथीन रहा। अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे टेफ्लॉन की। तो अगले क्रम में अब देखिए हम बात करेंगे टेफ्लॉन की। तो टेफ्लॉन का जो एकलक होता है, टेफ्लॉन का जो एकलक होता है वह होता है आपका CF2 डबल बॉन्ड CF2। जब F के बीच में बॉन्ड नहीं रहता, C के बीच में बॉन्ड रहता है, इसलिए C को हम पहले लिख लेंगे, F को बाद में लिख लेंगे। इसको हम कहते हैं टेट्रा। 2 F जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं टेट्रा फ्लोरोएथीन। फ्लोरीन है इसलिए फ्लोरो, और एथीन इसको कहते हैं टेट्राफ्लोरोएथीन कहते हैं। देखिए टेफ्लॉन का जो एकलक होता है, यानी टेफ्लॉन जिससे बनता है, पॉलीथीन का एकलक क्या है? एथीन है। टेफ्लॉन का एकलक क्या है? टेट्राफ्लोरोएथीन है। आप इस चीज को कमेंट बॉक्स में लिखिए। पॉलीथीन का एकलक जो है आपका एथीन है और टेफ्लॉन का एकलक जो है आपका टेट्राफ्लोरोएथीन है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जब एक टेट्राफ्लोरोएथीन के पास जब एक इसकी संरचना इस प्रकार से कुछ होती है कि इसमें F के 2 अणु जुड़े होते हैं, यहाँ पे एक F और ये F, इसके बीच में 2 बॉन्ड होता है और इसमें एक F जुड़ा होता है और एक F इसके साथ जुड़ा होता है। ठीक इसी की संरचना मैंने यहाँ पे बनाया है। अब इसमें होता क्या है कि आपके अगर एक टेट्राफ्लोरोएथीन के साथ अगर दूसरे टेट्राफ्लोरोएथीन के अणु आते हैं, जैसे दूसरे टेट्राफ्लोरोएथीन के अणु आते हैं F2 और डबल बॉन्ड CF2, एक टेट्राफ्लोरोएथीन के साथ दूसरे टेट्राफ्लोरोएथीन के अणु आते हैं तो ये बंध टूटता है और इसका एक कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया। इसका बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया। अब ये दो जो बंध था आपस में जुड़ जाएंगे और ऐसी ही श्रृंखला कहां तक जाएगी? n तक जाएगी। और इस प्रकार के बने बहुलक को हम क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं पॉली। और ये इसका एकलक क्या है? फ्लोरोएथीन। इसी को हम कहते हैं, इस बड़े से नाम को हम क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। अब देखिए टेफ्लॉन का जो उपयोग होता है, प्लास्टिक का उपयोग तो आप जानते हैं, पॉलीथीन का उपयोग तो जानते हैं कि हम थैले के रूप में करते हैं किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। लेकिन टेफ्लॉन का उपयोग हम क्या करते हैं? जैसे आप देखते होंगे कि जो गाड़ियों में होता है प्रेशर पेंट, तो प्रेशर पेंट में क्या करते हैं? टेफ्लॉन को हम मिला देते हैं, जिससे क्या होता है पेंट हमारा जो गाड़ी में अपने कार वगैरह में आप कराते होंगे तो उसमें हम जो जाते हैं वहां तो उसके जो पेंट होता है उसमें टेफ्लॉन भी उपस्थित होता है। तो टेफ्लॉन क्या होता है? पेंट और गाड़ी के बीच
में अच्छी सी पकड़ बना देता है और जल्दी से वह पेंट नहीं छूटता है। जैसे देखते होंगे आप कि नॉर्मली अगर हम किसी वस्तु पर ऐसे ही पेंट करें तो वह पेंट बहुत ही जल्दी छूट जाता है, जबकि गाड़ियों पर किया हुआ पेंट जल्दी नहीं छूटता। तो वहां पर हम किसका उपयोग करते हैं? टेफ्लॉन का उपयोग करते हैं। टेफ्लॉन उसमें मिला होता है जिसके कारण से उसका पकड़ एकदम अच्छे से मजबूत रूप से बन जाता है, जिससे हमारा वह पेंट जल्दी से नहीं छोड़ता। तो ये देखिए कैसे बनता है। ये आपका CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, इसके आगे N अणु इधर जोड़ सकते हैं, N अणु इधर जोड़ सकते हैं। तो ये जो आकृति बनेगी यह क्या बनेगी? आपकी टेफ्लॉन की बनेगी। तो ये जो आपका पॉलीमर जो बहुलक आपका बनेगा वह क्या बनेगा? टेफ्लॉन बनेगा। छोटे छोटे अणुओं का छोटे छोटे वे उच्च अणुभार वाले यौगिक जो छोटे छोटे यौगिकों के मेल से बनते हैं, संयोग से बनते हैं, क्या कहलाते हैं? बहुलक। तो यह भी एक प्रकार का क्या हुआ? बहुलक। और इसके नामकरण में हम क्या करते हैं? नाम के आगे पॉली लगा देते हैं। तो इसका एकलक क्या था? टेट्राफ्लोरोएथीन था। इसके नाम के आगे पॉली लग गया तो पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन हो गया और इसका नाम क्या है? आपका टेफ्लॉन है। तो देखिए आपके बुक में जो लास्ट इसका बहुलक दिया है, 3 बहुलक कुल दिए हैं, पॉलीथीन, टेफ्लॉन और पॉलीविनाइल। तो देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? जैसे आपका जो CH के साथ ये डबल बॉन्ड होता है और इसके एक हाइड्रोजन के साथ आपका क्लोराइड जुड़ा होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम विनाइल क्लोराइड। इसका एकलक जो है आपका यह क्या कहलाता है? विनाइल क्लोराइड। देखिए इसका जो एकलक है वह क्या है? विनाइल क्लोराइड। तो इसमें देखिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम उच्च ताप पर इसकी अभिक्रिया कराते हैं, यानी इसके दूसरे अणु को लेकर के जाते हैं, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CHCl यानी विनाइल क्लोराइड के पास जब हम एक और भी ऐसे ही अणु को लेकर जाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHCl के अणु को लेकर के जाते हैं, तो इसका बंध टूटता है। इसकी अभिक्रिया जब होती है उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर, किसी भी बहुलक की अभिक्रिया जो कराई जाती है, कोई भी बहुलकीकरण जो कराया जाता है वह उच्च ताप पर उत्प्रेरक की ही उपस्थिति में होता है। तो इसका डबल बॉन्ड था, तो इसके मिलने से यह अभिक्रिया कराने से एक इलेक्ट्रॉन इसके फ्री हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हुआ और एक इलेक्ट्रॉन इसका भी फ्री हुआ, ये बंध टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया। अब देखिए इसके जो आपस के इलेक्ट्रॉन थे ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए और यह क्या बना लिया? बहुलक। N इलेक्ट्रॉन इधर भी जुड़ सकते हैं, चाहे जितना इलेक्ट्रॉन उधर भी जुड़ सकते हैं और ये आपका क्या बना? बहुलक। और बहुलक के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? पॉली लगाते हैं। तो ये विनाइल क्लोराइड पहले से था, बहुलक बन गया, इसलिए आपका हो गया पॉली विनाइल क्लोराइड। तो ये आपका हुआ पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका अगर हम शॉर्टकट में संरचना बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका है H2 और ये आपका है C, इसके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा CHCl। इधर भी आपके N इलेक्ट्रॉन जुड़ सकते हैं और इधर भी आपके N इलेक्ट्रॉन जुड़ सकते हैं, यही आपका हो जाएगा पॉलीविनाइल। तो इस पार्ट का जो आपका लास्ट टॉपिक है वह है पॉलीथीन का पर्यावरण पर प्रभाव। तो देखिए पॉलीथीन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे तो पॉलीथीन हमारे लिए हमारे उपयोग की चीज है, हम जाते हैं कोई भी सामान आसानी से हमको मिल जाता है पॉलीथीन, और उसे भर करके हम झोला भर भर के सामान अपने घर में ला करके इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो पॉलीथीन इतनी खतरनाक है कि अगर हम पॉलीथीन को घर में जैसे लाए, और पॉलीथीन नष्ट तो कभी होता ही नहीं है, अगर उसको हम जला देंगे तो उसमें आपके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आपका होता है CO2, तो CO2 गैस निकलती है, उसको जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस निकलती है, जो कि बहुत ही विषैली गैस है, जो कि वायु को बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रदूषित करती हैं और हमारे शरीर के लिए दोनों ही गैस बहुत ही हानिकारक है। अगर जरूरत से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हम लिए हमारे पास हुई, मतलब वायुमंडल में उपस्थित हुई, तो हमारे लिए घातक, खतरे से खाली नहीं है। दूसरा चीज कि हम जैसे पॉलीथीन को अगर कहीं फेंक देते हैं, जला देते हैं, तो एक जगह कहीं इकट्ठा कर देते हैं, तो हमारे जो बेचारे लावारिस कहना जरा अच्छा नहीं होगा, जो हमारे पशु होंगे, पशु हैं, वो क्या करते हैं? उसका सेवन कर लेते हैं, उसको गलती से खा लेते हैं, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए वह खा लेते हैं और वह उनके शरीर के अंदर जाकर के वह बहुत सारा रोग उत्पन्न करता है और उनका जान भी लेने के लिए उतारू हो जाता है, यानी उनका जान भी
उससे जा सकती है, चली ही जाती है। तो इस प्रकार से जो आपका पॉलीथीन है हमारे पर्यावरण की ही दृष्टि से नहीं बल्कि यह हमारे पारिस्थितिक तंत्र को भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रभावित कर रहा है, हमारे वायु को प्रदूषित कर रहा है, हमारे मृदा को प्रदूषित कर रहा है, हमारे मतलब जो भी हमारे यूज की वस्तुएं हैं उनको हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करके हमारे ऊपर यह बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अगर इसी प्रकार से आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस प्रकार से आज का यह पाठ समाप्त होता है। अगर आपका कमेंट रहा किसी और पाठ को पढ़ाने के लिए तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा।